जय हिंद दोस्तों। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप और उसके चमचे को दो मैसेजेस पहुंचा दिए। एक न्यूक्लियर मैसेज पाकिस्तान को और दूसरा भारत के स्वतंत्र डिसीजन मेकिंग से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और इन सब के बीच में भारत और रशिया ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेके एक एग्रीमेंट साइन करने का डिसीजन लिया है। यूएस के साथ भारत का जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेके जो अरेंजमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए। और पाकिस्तान जो है वो कंप्लेन का, शिकायत का लेटर लेके गया है रशिया के पास कि जी हमको भी ब्रिक्स के अंदर ज्वाइन कर लो, हमें भी ज्वाइन करना है, लेकिन भारत जो है ना वो हमें आने नहीं दे रहा है। जी हाँ, फाउंडिंग मेंबर के सामने कंप्लेन का, शिकायत लेके आज पाकिस्तान गया है रशिया के पास। और कंगलू जो है हमारे पड़ोसी, उनका जो प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइजर है उसने एक धमकी दे दी भारत को। उसने कहा कि जी जो वेस्ट बंगाल के सीएम ने जो बॉर्डर को फेंसिंग लगाने की जो बात की, उसने कहा कि जी आपको जो मर्जी फेंसिंग कर लो, हम नहीं डरेंगे। तो यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है, हम नहीं डरेंगे का मतलब क्या है? क्या वो इलीगल कंगलों को भारत के अंदर पुश करेगा? इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर भयंकर प्रोटेस्ट हुए हैं जहां पे ममता बनर्जी को वापस लाने के लिए, जी हां, बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और भारत के ऊपर आक्रमण करके वायलेंस करने की धमकियां दे रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट कोई 10-15 लोग नहीं आ रहे हैं, हजारों लोग ढाका की सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत भयंकर सिचुएशन है इस समय बांग्लादेश के अंदर। और नेपाल जो है, आज अचानक नेपाल ने भारत से भीख मांग ली कि जी आप फर्टिलाइजर्स हमें दे दीजिए। लेकिन अब ये मांगने का तरीका भी बहुत खराब है। एक तरफ हमारे विक्रम मिश्री जी को वहां जाने से रिजेक्ट कर दिया, नेपाल ने मना कर दिया, और फिर हम ही से फर्टिलाइजर्स मांग रहे हैं। जी अगर आप इतने ही स्वतंत्र हो तो नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और ईरान ने आज वैसे बोल दिया, ईरान के एक लॉ मेकर ने, कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान न्यूक्लियर की जो मटेरियल उनके पास है, यूरेनियम जो उनके पास है, उसको एनरिचमेंट शुरू कर देगा। जी हाँ, खुलेआम ये बोल दिया है। और यूएई ने अब छुप छुपा के हमले कर दिए ईरान के ऊपर, ऐसा एक आरोप भी आज यूएई के ऊपर लगा है। और इजराइल के आयरन डोम सिस्टम्स को हिजबुल्लाह चुन चुन के डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने ड्रोन्स के साथ। इसको लेके इजराइल के अंदर हड़कंप मच चुकी है और इस समय कुछ काउंटर मेजर्स भी इजराइल ने लेने का डिसीजन ले लिया है। भारत के ऊपर भी बाय द वे इसका इंपैक्ट हो सकता है, वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने, अब एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे अमेरिका को चौंका के रख दिया। चाइना के साथ $1 ट्रिलियन का एग्रीमेंट साइन करने का डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है उसके चाइना के ट्रिप में। जी हाँ, इसके बहुत गंभीर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, सिक्योरिटी रिलेटेड इम्प्लीकेशंस होंगे अमेरिका के लिए। इसके बारे में इस समय बातें हो रही हैं। और रशिया ने 200 से ज़्यादा शिप्स भेज दिए यूके के वाटर के अंदर, और कियर स्टारमर जो है वो बस देखते रह गया, कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स लेके आया हूँ आज ये। और दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो खबरें मैं आपको आधे घंटे में देने वाला हूँ ये पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑपरेशन शक्ति जो हुआ था 1998 के अंदर, न्यूक्लियर टेस्ट जहां भारत ने किए थे 11 मई को, मोदी जी ने उसके एनिवर्सरी पे ये कहा कि भारत ने 11 तारीख को न्यूक्लियर टेस्ट किए, और उसके बाद में जब इंटरनेशनल प्रेशर आया फिर उसके बाद में वापस 2 दिन बाद न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो इसका मतलब भारत उस टाइम पे डरा नहीं था यूएस के सैंक्शंस के थ्रेट से। और आज भी भारत नहीं डरता है, और अपने हित में जो डिसीजंस लेना है वो भारत लेगा। अब ये मैसेज से मोदी जी ने यहाँ पे 2 लोगों को एड्रेस किया है। एक तो ये आसिम मुनीर जो भौंकते रहता है, रेगुलरली न्यूक्लियर का थ्रेट देते रहता है, और दूसरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को दबाने की कोशिश करता है। अभी तक हमने ट्रेड डील साइन नहीं किया है वैसे। और ये एक मैसेज मोदी जी ने दोनों को, पाकिस्तान को और अमेरिका को, यहाँ पे दिया है। ये उस टाइम पे उन्होंने मैसेज दिया है जब मैंने आज दोपहर के वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है इस समय। ईरान की मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-130 को नूर खान एयरबेस में अलाउ करके, और डोनाल्ड ट्रंप के पीठ पे छुरा भौंक रहा है। तो इस टाइम पे ये मैसेज मोदी जी ने दिया है।
और आज एक रिपोर्ट आई है कि भारत और रशिया के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके एक बहुत ही एडवांस टॉक्स चल रही है एग्रीमेंट में। ये बहुत बड़ा डील होगा। देखिए, भारत इस समय हमने बहुत सारे देशों में, साउथ अमेरिका में गए थे हम, अर्जेंटीना और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज से भी हम रेयर अर्थ की डील्स कर रहे हैं हमारी खुद की आत्मनिर्भर बनने के लिए, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। अब रशिया के साथ फास्ट ट्रैक हो रहा है और ये अभी इस समय बातें हो रही है। देखिए, ये डील के अंदर लिथियम होगा जो बैटरी बनाने में काम आता है, और बहुत सारे और रेयर अर्थ मिनरल्स भी होंगे, और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे हैवी लगने वाले हैं इन इंडस्ट्रीज के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बात कर रहा है इसमें। देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ ऑलरेडी हमारा एग्रीमेंट है। पेरू और चिली के पास भी साथ भी हमारा एग्रीमेंट है। और रोसोतम का लिथियम एक्सप्लोरेशन जो माली के अंदर चल रहा है, वहाँ पे भी हम वापस घुस सकते हैं अगर थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए तो। मैं आपको याद दिला दूं, भारत पैक्स सिलिका का मेंबर बन रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंदर भारत भी यहाँ पे शामिल है, और भारत यहाँ पे रशिया के साथ भी यहाँ पे काउंटर बैलेंस कर रहा है। और आज पाकिस्तान ने रशिया को एक चिट्ठी लिखी, मतलब उनके जो सो कॉल्ड एम्बेसडर है पाकिस्तान का रशिया के अंदर, उसने रशिया के मिनिस्ट्री को कहा कि जी, पाकिस्तान इज़ अ नेचुरल पार्टनर इन ब्रिक्स। ठीक है, और सिर्फ एक ही देश है जो पाकिस्तान को ब्रिक्स में आने से रोक रहा है, कोई और देश उसे रोक नहीं रहा है। और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, इसलिए पाकिस्तान को ब्रिक्स का भी मेंबर बनना ही पड़ेगा। तो जहां पे भी भारत है वहां पे इन भिखारियों को घुसना है। इनको कोई अंदाजा नहीं है कि ये हमारे पैर के जूतों के बराबर भी नहीं है। इनके फॉरेक्स रिजर्व भारत के 2% भी नहीं है। ये भिखारी भारत की बात करते हैं और वो ये बोलते हैं ब्रिक्स वुड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटली। पता नहीं, ब्रिक्स में बॉम्ब्स वगैरह की तो जरूरत नहीं है, तो वाई वुड दे बेनिफिट। पाकिस्तान का दावा है कि जी, ब्राजील और साउथ अफ्रीका हमें सपोर्ट करता है। पता नहीं ये कहाँ लाहौरी चूरण है, मुझे लगता है। लेकिन बांग्लादेश के तरफ से बहुत सारे भड़काऊ स्टेटमेंट्स आज वापस दिखे हैं। जैसे ही वेस्ट बंगाल के नए सीएम ने स्टेप्स उठाए कि 45 डेज के अंदर जो फेंसिंग है उनका काम खत्म करने के लिए कहा, आज जो हुमायूं कबीर, जो बीएनपी का जो प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान का फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन एडवाइजर जो है, उसने आज ये कहा, बांग्लादेश इज नो लॉन्गर बांग्लादेश ऑफ द पास्ट। जी हाँ, और उसने ये कहा कि जी, भारत ने जो 45 डेज वाला ये चीज बोला है, वो हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकता विद बार्ब्ड वायर फेंसिंग। जी, हम हमारे जमीन पे फेंस लगा रहे हैं, इसमें आप कैसे इंटिमिडेट हो रहे हो? हमारा जमीन है, हम फेंस लगा रहे हैं, इसमें आपको क्या मिर्ची लग रही है? और फिर उसने ये कहा कि जी, इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड रिलेशन विद द पीपल, दे शुड नो द पीपल ऑफ बांग्लादेश आर नॉट अफ्रेड ऑफ बार्ब्ड वायर। डू यू अंडरस्टैंड? द गवर्नमेंट ऑफ, मतलब बेसिकली वो धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो बार्ब्ड वायर से वो डरते नहीं हैं। आप समझ रहे हो? और ये जो बांग्लादेश सरकार है वो भी बार्ब्ड वायर से डरता नहीं है, फेंसिंग से डरता नहीं है। हमको जब बोलना होगा हम बोलेंगे, जो बोलना है हम बोलेंगे, ऐसा इस ये जो कंगलू है इसने ये कहा। मतलब इन लोगों को अब इतनी हिम्मत आ गई है कि भारत के ज़मीन पे हम अपने ज़मीन के अंदर फेंसिंग लगा रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं। ये कहना क्या चाहता है जब ये बोल रहा है ये फेंसिंग से हमें फ़र्क नहीं पड़ता? ये कहना क्या चाह रहा है? क्या ये कहना चाहता है कि ये इलीगल बांग्लादेशियों को वहाँ से पुश करेगा हमारे देश के अंदर, रोहिंग्या उसको आने देगा? क्या ये उसका मतलब है? ये डायरेक्ट भारत की सॉवरेनिटी को धमकी दे रहा है यहाँ पे। और दूसरा एक चीज है, दिस बांग्लादेश इज नो लॉन्गर बांग्लादेश ऑफ द पास्ट। तो मतलब बांग्लादेशियों को, कंगलुओं को ये रियलाइजेशन है कि भाई वो कौन है, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अभी तक पता नहीं। वो तो ये बोल रहे हैं कि हमें तो रिश्ते सुधारने हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश बोल रहा है हम वो बांग्लादेश नहीं है पहले वाले। तो अगर बांग्लादेश नया बांग्लादेश बन चुका है जो प्रो पाकिस्तान, प्रो रेडिकल बन चुका है, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी तो चेंज होना चाहिए ना उस हिसाब से। और इन सब के बीच में बांग्लादेश के सड़कों में हजारों कंगलू सड़कों पे आ चुके हैं। जी हाँ, 10, 50, 100 नहीं, हजारों कंगलू आ चुके हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को वापस लेके आना चाहिए एज अ चीफ मिनिस्टर भारत के अंदर। और वो धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल के अंदर अगर मुसलमानों पे कोई अगर जुल्म हो जाए तो वो हिंदुओं को मार देंगे बांग्लादेश के अंदर। ऐसी सब खुलेआम बातें यहाँ पे चल रही हैं। भारत के डोमेस्टिक सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनल अफेयर्स के अंदर इस समय ढाका के अंदर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे।
और कहीं न कहीं एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए, इवन दो ऑन ग्राउंड अगर अभी शांति हो भी वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे बांग्लादेश के साइड से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी यहाँ पे देखो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये जो हौवा है, ये हौवा क्या पाकिस्तान के आईएसआई के कहने पे ये जो रैडिकल ग्रुप्स हैं, ये लोग वहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं? क्योंकि अभी तक तो कुछ बहुत देखिए, पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार तो कोई वायलेंस भी नहीं हुआ उस लेवल का। तो यहाँ पे फिर भी ये मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, एक नैरेटिव। और उनका आज एक और मौलाना भी है, वो भी वहाँ पे पब्लिकली स्टेज पे बैठ के बोल रहा है कि हम हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे बांग्लादेश के अंदर, ऐसी सब धमकियाँ वो दे रहा है यहाँ पे। और ये जो तारिक रहमान की सरकार है, ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, वो जमात के लीडर ने भी बोला था कि एक नई देश बनाने को बोल दिया था ममता बनर्जी को, राइट? इतने भड़काऊ स्टेटमेंट के बाद ना जमात के किसी लीडरशिप ने रिट्रैक्ट करने के लिए उसको बोला, ना कोई बीएनपी के लीडरशिप में कोई इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि ये लोग अब मोहम्मद यूनुस ने जो पाथ चेंज किया है उसी पाथ पे चल रहे हैं। 2 महीने तक ये लोग बस रुके थे इलेक्शन का रिजल्ट देखने के लिए, और आज इसने डिक्लेयर कर तो दिया है ना, द दिस बांग्लादेश इज नो लॉन्गर बांग्लादेश ऑफ द पास्ट। तो इसके बाद भी हमारे जो एमईए हैं वो अभी भी पास्ट में जी रहे हैं, वो अभी भी रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक कंप्लीट रीसेट की ज़रूरत है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ कैसे डील करना है अभी। और देखिए दूसरा क्या है ना, हमारे जो पड़ोस के अंदर जो छोटे मोटे देश हैं, इनका मनोबल कैसे है भारत को नुकसान पहुंचाने का, इनका मनोबल तोड़ना पड़ेगा हमें। इनको कॉग्निटिवली डिफीट पहले करना पड़ेगा हमें। फिजिकली तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम इनको डीजल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हम इनको फूड दे रहे हैं, हमारे टुकड़ों पे लिटरली पल रहे हैं ये लोग। अगेन मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा जो मैं बार बार बोलता हूं। और इन सब के बीच में आज इंडियन आर्मी ने पूंछ के मेंधर सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन को रोक दिया। जी हाँ, पाकिस्तान से टेररिस्ट को घुसाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान आर्मी, और इंडियन आर्मी ने उसको वहाँ पे रोक दिया और एक ऑपरेशन कंडक्ट की जहाँ पे माना जा रहा है मारे भी गए हैं टेररिस्ट, और हमारे भी एक ट्रुप इंजर हो चुके हैं, एक टेररिस्ट भी मारा गया है यहाँ पे। और सैफुल्ला के ऑपरेशन एलिमिनेशन के बाद में ये पहला ऑपरेशन है जम्मू के अंदर। तो पाकिस्तान यहाँ पे रुका नहीं है। लश्कर का ये ग्रुप है जहाँ जिसने हमला किया था, इंडियन आर्मी ने ठोक दिया उन लोगों को, और अभी भी माना जा रहा है कोमिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। और आज ईरान ने धमकी दे दिया अमेरिका को कि अगर वापस एक और बार हमला हुआ तो 90% एनरिचमेंट कर लेंगे। जी हाँ, ईरान की तरफ से आज रियाजी जो है उनका, ईरान के पार्लियामेंट का के एक स्पोक्स पर्सन और नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के मेंबर, उन्होंने आज ये धमकी दे दी है। और ईरान के स्पीकर ने भी अलग से भी एक धमकी दिया है कि अगर हमले हुए वापस तो ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा ईरान को। बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट का ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो लोग जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं बहुत ही सीनियर लोग हैं। अगर वो लोग ये बोलते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा अगर ट्रंप एक और बार हमला कर देगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है इसको एस्केलेट करने के अलावा, क्योंकि ईरान तो बैक ट्रैक नहीं कर रहा है यहाँ पे। और वही इंडिकेशंस इस समय वॉशिंगटन से भी मिल रही हैं, जो यूएस की मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो एक्सियोज है, जो क्लोज डोनाल्ड ट्रंप से एकदम जो क्लोज माना जाता है, उनका भी यही मानना है कि अब बस कुछ ही घंटों या दिनों की बात है, वापस पूरा एस्केलेट हो जाएगा। और यूएस ऑफिशियल्स ने बोल दिया, आई थिंक वी ऑल नो वेयर दिस इज गोइंग। आई थिंक हम लोगों को भी पता है कि आगे यहाँ पे अब क्या होने वाला है। देखिए, अमेरिका के जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर हड़कंप मच चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाइना जाके ऐसा कुछ कांड कर लेगा इस हफ्ते, जहाँ पे चाइना का $1 ट्रिलियन भारत यूएस के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा एक डील डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग करने वाले हैं, ऐसा एक इस समय बातें हो रही हैं ऐसी। और इसको देख के बहुत सारे डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि इवन रिपब्लिक्स भी चौंक गए हैं। $1 ट्रिलियन अगर चाइना इन्वेस्ट करेगा और यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा, तो चाइना आपको पता है क्या करता है, जहाँ कहीं पे भी अगर जाता है, अगर ये डील हो जाता है तो चाइना का लेवरेज बढ़ जाएगा अमेरिका के ऊपर, और फिर उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट भी हो सकती है और डोमेस्टिक इनोवेशन भी टूट सकता है अमेरिका के अंदर। चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा, और ऑब्वियस ही बात है नेशनल सिक्योरिटी की भी रिस्क है, चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ वगैरह वहाँ ज़्यादा जाना जाएंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को लेके कि उसकी जो दिमाग में क्या चीज़ें चलता है, इसको लेके अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक एंग्जाइटी सी आ चुकी है कि ये जाके चाइना के साथ $1 ट्रिलियन का ये डील कर तो रहा है, लेकिन क्या ये नेशनल सिक्योरिटी दाव पे रख रहा है यहाँ पे।
देखिए, अब नेपाल पे आ जाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नेपाल ने भारत से फर्टिलाइज़र्स की माँग की है, 80 टन चाहिए उनको इस समय। और भारत का जो आईएफएफसीओ जो है, जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो भारत का ऑलमोस्ट 30% फर्टिलाइज़र सप्लाई करता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि उनके पास रॉ मटेरियल की अभी सिर्फ 30 दिन तक का है और वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे भारत के में भी एक फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हो सकती है। मोदी जी ने भी कहा 50% कम यूज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र्स को, राइट? 2 दिन पहले। तो अब यहाँ पे नेपाल को 80 टन चाहिए और माँगने का जो तरीका क्या है नेपाल का, विक्रम मिश्री जी को मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि द ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऑयल का शॉर्टेज चल रहा है, नेपाल के पास और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान से तो वो नहीं ले सकता, चाइना से भी लिमिटेड आ सकता है रोड से, क्योंकि बहुत जो माउंटेन वाला रीजन है वहाँ से सारे बड़े बड़े कंटेनर्स नहीं जा सकते, राइट? तो लॉजिकली लॉजिस्टिकली उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, भारत से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मांगने का तरीका है ना, मांगो। शाबाश शरीफ भी तो भीख मांगता है ना कटोरा लेके। आप भी मांगो, इनफैक्ट आप तो रेस्पेक्टफुली मांगो। नेपाल वाले तो हमारे भाई बहन हैं, तो वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मान रखना पड़ेगा आपको। और आई होप हमारी सरकार इस डिपेंडेंसी का सही इस्तेमाल करेगी और सही बटन्स प्रेस करेगी नेपाल के अंदर। और ब्रिक्स की जोरों शोरों में तैयारी चल रही है। आज हमारे एमईए ने भी बोल दिया कि भाई अब 2 दिन बाकी हैं, ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। सारे यूएई और ईरान के दोनों के फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर एक साथ होंगे। तो अब माना जा रहा है बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार जब लोअर लेवल डेलीगेट्स की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर कुछ ही हफ्तों पहले, मैंने आपको बताया था, राइट, ब्रिक्स का, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे ईरान और यूएई के बीच में। इस बार तो फायरवर्क्स हो सकते हैं, अगर अरगची होंगे और यूएई के लोग भी होंगे। और इस समय खबर ये आ रही है कि यूएई ने एक्चुअली ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा और यूएई ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए, ऐसा आज एक रिपोर्ट आया। कोवर्ट अटैक्स किए यूएई ने ईरान के अंदर, ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट आया और ईरान ने भी इसको कंफर्म किया। ईरान के लावन आइलैंड के ऊपर अभी जो रिसेंटली हमले हुए थे वो यूएई की तरफ से हुए थे। और ईरान ने आज धमकी भी दे दी कि यूएई का जो होटल का ऑक्यूपेंसी है 10% पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट प्रेस टीवी ने ईरान का ये पब्लिश भी किया है कि 10% पे आ गया और टूरिज्म का ऑलमोस्ट शट डाउन, स्लो डाउन ही हो चुका है दुबई का। तो एक तरफ से यूएई को पूरे तरीके से यहाँ पे ईरान ने यहाँ पे टारगेट पे डाला है और ऊपर से आज ये रिपोर्ट भी आ गई कि यूएई ने एक्चुअली हमले करवाए थे जो रिसेंटली हमले हुए थे। देखिए, भारत के अंदर अभी हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने एक अलर्ट जारी किया है। इस्लामिक स्टेट जो है वो श्रीलंका स्टाइल अटैक्स भारत के अंदर कराने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब जो श्रीलंका के अंदर, अगर आपको याद है, अटैक्स हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, बिल्कुल वैसे ही। और इसके लिए इन्फिल्ट्रेशन के लिए बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका का इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय इस्लामिक स्टेट की तरफ से। जी हाँ, और हाई रडार पे इस समय बांग्लादेश और श्रीलंका है। और इनफैक्ट मालदीव से भी इस्लामिक स्टेट इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अंदर आई है। स्पेशली अभी इस समय बांग्लादेश से अलर्ट बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट उनका ये मानना है कि ऑलरेडी बहुत सारे जो ऑपरेटिव्स हैं वो साउथ इंडिया के अंदर, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर पहुंच चुके हैं और श्रीलंका से और मालदीव से ये लोग आ चुके हैं। तो इस्लामिक स्टेट ने अभी एक अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज किया है ये रिपोर्ट के अनुसार, कि पहले वो भारत के अंदर रिक्रूट कर रहे थे, लेकिन अभी हमारी जो पिछले 2 महीने में हमने भी इस चैनल में ट्रैक किया, हमारे फोर्सेस ने कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको वाइप ऑफ कर दिया है, उनके मॉड्यूल्स को भारत के अंदर, साउथ के अंदर भी इनफैक्ट पर्टिकुलरली। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब वो फॉरेन ऑपरेटिव्स को इस समय भारत के अंदर भेजने वाला है, ऐसा ये रिपोर्ट में आज खुलासा हुआ है। और आज भारत ने चाइना को एक जवाब दे दिया कि जी, जब चाइना ने, उनके जो स्टेट टेलीविज़न ने एक इंजीनियर का इंटरव्यू लिया था ना, जिसने बोला था कि हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का मदद कर रहे थे, आज भारत ने चाइना को एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि जी चाइना पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सपोर्ट करता है तो चाइना की रेपुटेशन स्टेक पे है। ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने ये बात आज कही। उन्होंने ये कहा है कि चाइना, उसने बस ये, उन्होंने ये कहा कि जी जो भी देश
इस टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उसको उनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी रेपुटेशन और स्टैंडिंग स्टेक पे है। तो कहीं ना कहीं चाइना के रेपुटेशन पे भारत ने यहाँ पे आज एक उंगली उठाई है कि अगर आप चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हो, तो आपकी रेपुटेशन स्टेक पे है। देखिए, आज आज इसराइल के अंदर भी इस समय आवाज़ें आ रही हैं कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। वो एक तरफ ईरान के साथ डायरेक्टली लड़ नहीं रहा है, उसका जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ उसके तहत, और उल्टा इसराइल को उल्टा और ज़्यादा इस समय अगेंस्ट जा रहा है। तो सऊदी अरेबिया जो है अभी कहीं ना कहीं इसराइल के अंदर से इस समय ये एक नैरेटिव स्टार्ट हो गया है कि सऊदी अरेबिया ने क्या ईरान के साथ अपनी सेटिंग कर ली है। वो ये उन्होंने इसराइल की मीडिया ने अभी इस समय इन चीज़ों पे बात करना शुरू कर दिया है जो हमने भी पिछले 2 दिन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया ईरान के साथ जुड़ चुका है, कतर के साथ जुड़ चुका है और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे जुड़ चुका है। और इस समय ये जो देश हैं बस जैसे तैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अब स्पेकुलेशन नहीं है, ये इसराइल की मीडिया इस समय बात करने लगी है। और इसराइल की बात करें तो तुर्की ने भी आज एक बात बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वेपन नहीं बनाना चाहिए और गाज़ा को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और तुर्की और कतर के रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आज तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा। और ये उस टाइम पे होता है जब आज ही के दिन तुर्की को अमेरिका से एक इमरजेंसी बेसिस पे ऑयल तेल मिल रहा है, डिलीवरी। तो तुर्की कहीं ना कहीं एक्सेस का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका का भी यहाँ पे लेवरेज है। आज उनको इमरजेंसी में अमेरिका से तेल मिला, तो यहाँ पे एक अलग डायनामिक्स चल रहा है। लेकिन एक इसराइल को लेके एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ आज सामने आई जिसका इम्पैक्ट भारत को भी हो सकता है, हमारे वॉरफेयर में भी हो सकता है। हिजबुल्लाह ने आज बहुत सारे वीडियोस रिलीज़ किए जहाँ पे पीओवी वीडियोस थे, जहाँ पे हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल के टैंक्स के पास जा रहे थे, इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास जा रहे थे और हिट कर रहे थे उनको। और हिजबुल्लाह के पास माना जा रहा है हज़ारों ड्रोन्स हैं। तो इसराइल ने इस समय इमरजेंसी बेसिस पे फैक्ट्रीज लगा दी हैं ड्रोन्स बनाने की। जी हाँ, वो 1 महीने के अंदर हज़ारों ड्रोन्स बनाने वाले हैं। उसके लिए 80 ऑर्थोडॉक्स अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सोल्जर्स जो सॉरी 200 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सोल्जर्स को हायर भी कर लिया इसराइल ने, ताकि वो इन ड्रोन्स को काउंटर कर सके। तो इसराइल के पास भी एक ड्रोन है जो आई थिंक भारत को भी यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। इसराइल के पास एक ड्रोन है जो अटैक भी करता है, एफपीवी ड्रोन है, लेकिन वो इंटरसेप्ट भी करता है, दोनों करता है। तो ये ड्रोन का हज़ारों के क्वांटिटी में इसराइल इस समय मैन्युफैक्चर कर रहा है क्योंकि जी हिजबुल्लाह के पास ये बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रोन उनके हाथ में लग चुका है जो उनके पास। अब हिजबुल्लाह को ये कौन सप्लाई कर रहा है, क्या चाइना कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि हिजबुल्लाह ने ये अभी इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स पे हमला करना स्टार्ट कर दिया साउथ लेबनान के अंदर, मतलब उनके आयरन डोम सिस्टम्स। अब भारत के लिए कंसर्न इसलिए है कि हमारा वॉरफेयर भी हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि अगले बार जो भारत के भी जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, S-400 हैं, आकाश तीर, हमारे जो आकाश तीर सिस्टम जो ओवरऑल है, बहुत सारे MR-SAM है, उन पे हमारे जो दुश्मन है वो भी ये जो एफपीवी ड्रोन से हमले करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे पास उसके लिए भी काउंटर यूएस सिस्टम्स हैं, लेकिन अब फुल प्रूफ नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक रेड फ्लैग है। लेकिन इसराइल बैकफुट पे है इस समय, अगर आप बोलेंगे इसराइल बैकफुट पे है और इमरजेंसी बेसिस पे वो ये फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस समय। और आज पाकिस्तान ने वैसे जून 13 तारीख तक जो उनके मेजर्स हैं तेल की कटौती करना वो पूरा एक्सटेंड कर दिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज उदय कोटक जी ने भी आज एक वार्निंग दे दिया, द शॉक इज कमिंग एंड इट्स कमिंग बिग। अभी तक उन्होंने कहा कि जो भारत के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनको अभी तक प्रेशर फील नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द लोगों को इसका पिंच फील होने लगेगा। ये बात उदय कोटक जी ने बोल दिया। अब आप समझ लीजिए चीज़ें खराब होने वाली है भारत के अंदर भी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिपरकशंस ऑफ ईरान वॉर। और आज नेटो का जो चीफ है उसने वैसे आज एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने कहा कि जी नेटो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मदद नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो मार्क रुट्टी जो है ये ट्रंप का चमचा है। जी हाँ, ट्रंप भी इसकी तारीफ करता है, ये भी ट्रंप की तारीफ करता है, तो ये ट्रंप का एक चमचा है। तो कहीं ना कहीं ये अब आज ये बोल रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नहीं भेजेंगे, जी हाँ नेटो, लेकिन उसके आसपास भेजेंगे। जी हाँ,
उसने ये बोला कि हम लोग अभी प्री पोजिशनिंग करेंगे, नॉट इन द स्ट्रेट इटसेल्फ बट क्लोज टू द थिएटर। तो हॉर्मुज के पास ये अपनी डिप्लॉयमेंट्स करेंगे, ऐसा नेटो बोलने लगा है इस समय। तो क्या नेटो यहाँ पे ब्लिंक हो चुका है? क्या नेटो के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूदने के लिए? और मार्क रुट्टी ने थोड़ा बहुत नेटो को, खुद को क्रिटिसाइज किया नेटो को कि जी हम अभी तक इन्वॉल्व ही नहीं हुए इस वॉर के अंदर, हमें होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ये भी एक शिफ्ट नोटिस हुआ है आज। और आज हरदीप सिंह पुरी जी ने भी एक चीज़ बताया कि भारत जो है, हम एलएनजी इंपोर्ट नहीं करेंगे रशिया से, हमने मना कर दिया है। ऐसा एक अफवाह चल रहा है, लेकिन सच ये है कि भारत ने रशिया से कभी भी एलएनजी लिया ही नहीं है, और ऐसा दिखाया जा रहा है इस समय कि हम मना कर रहे हैं। तो चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो आज कौन सा क्लिप है जी हमारे पास? ये पाकिस्तान का केपीके के अंदर एक डिस्कशन हो रही है जहां रा को याद किया जा रहा है। अब आप ये क्लिप देख लीजिए एक बार। फौज के खिलाफ नहीं है, आप फौज के खिलाफ है, आप पाकिस्तान के खिलाफ है। आप लोग राख के साथ दे रहे हो, आप अपनी फौज के साथ नहीं दे रहे हो। इस असेंबली के फ्लोर से राख के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, रा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो केपीके के अंदर क्या हो रहा है इस समय? पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बगावत हो रही है ना, और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी बोल रहा हूँ मैं, 10% 20% की बात नहीं कर रहा हूँ, 70-80% जो केपीके के असेंबली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो सारे नफरत करते हैं पाकिस्तान आर्मी से। तो वो जब एंटी पाकिस्तान आर्मी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो ये जो पाकिस्तान आर्मी के जो प्रो वाले आईएसआई वाले लोग हैं वो रा का नाम ले रहे हैं। अभी भी तहमुल से बात करें, तहमुल से बात करें, ये राग की बात ना करें। मैं आपकी बात को एक्सपेंड करती हूँ, नहीं राग की बात ना करें। असेंबली की स्पीकर बोल रही है आप रा की बात ना करें, रा की बात ना करें। तो दोनों यहाँ पे रा की साजिश यहाँ पे बोल रहे हैं। तहमुल से बात करें। 2 साल से रा के एजेंडे पे ये चल रही है ये सूबाई असेंबली। तो प्लीज अगर 2 साल से केपीके की खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली रा के इशारे पे चल रही है 2 साल से, मतलब अगर ये सच है तो फिर ये तो इनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है ना। मतलब ये लोग पाकिस्तानी इतने निकम्मे हैं कि 2 साल से रा के इशारे पे खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है। मैं आपके अल्फाज को एक्सपेंड करती हूं, सूबिया आप तहमुल से बात करें, अपने फौज का साथ दें, हम अपने फौज रा की साजिश। और दोस्तों मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों ने अभी तक नहीं देखा, आसिम मुनीर और ईरान के बीच में एक डील हो गई है, और ईरान का एक स्पाई प्लेन नूर खान एयरबेस में पकड़ा गया है यूएस की सर्वेलेंस करते हुए। वो वीडियो आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये डेली अपडेट में रिपीट नहीं कर रहा हूँ वो चीज़। तो अब हम इस सिचुएशन को ट्रैक करेंगे और आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ईरान का सिचुएशन कैसे डेवलप होगा, और ब्रिक्स का जो समिट अब हो रहा है उसको भी हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे अगले 3-4 दिन। और क्योंकि पाकिस्तान बोल रहा है भाई उसको ब्रिक्स ज्वाइन करना है, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस समय वैसा कुछ होगा। और बांग्लादेश के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग एक्टिवेट हो चुके हैं उसको भी हम ट्रैक करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप अपडेट्स मिस ना करें। लाइक का बटन दबाना ही है, और QR कोड आपके सामने है, वहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर स्टिकर खरीद के भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।